चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा इस खौफनाक केस की गहराई में उतरते हैं। हम सबको लगता है ना कि हमारी डिजिटल जिंदगी, हमारा फोन पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर अगले ही पल ये सारा कंट्रोल कोई और छीन ले। आज हम एक ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण पर बात करेंगे। एक ऐसी घटना जो हमारी डिजिटल सिक्योरिटी के इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है। केस नंबर 303, द साइबर हंटर। आखिर क्या होता है जब अनजाने में की गई एक छोटी सी क्लिक किसी की पूरी निजी जिंदगी को तिनका तिनका करके बिखेर देती है। वो छिपी हुई दुनिया जो हम सब दूसरों से बचा कर रखते हैं, वो अचानक किसी अनजान शख्स की मुट्ठी में आ जाए तो कैसा खौफ पैदा होगा। इस खौफनाक पहेली की शुरुआत होती है एक मिडनाइट लिंक से। एक ऐसी आधी रात जिसने रातों रात पूरे शहर की नींद उड़ाकर रख दी। देखिए, ये कहानी किसी एक आम इंसान की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अनजान सोशल मीडिया अकाउंट की थी जो शहर के अलग अलग कोनों में बैठे लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इन शिकारों में शहर के जाने माने बिजनेसमैन, कॉलेज के स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि कुछ हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। इन सभी को अचानक इनके इनबॉक्स में एक रहस्यमयी सीक्रेट लिंक मिला। दिखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल एक आम मैसेज जैसा ही लग रहा था, लेकिन इस एक लिंक के पीछे कितना गहरा और काला जाल बिछा था, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये लिंक भेज कौन रहा था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और डरावनी बात यह है कि उस सेंडर की कोई पहचान ही नहीं थी। उस प्रोफाइल पर ना कोई नाम, ना कोई चेहरा, बस एक बिल्कुल काली स्क्रीन, एक गुमनाम साया। एक बार इमेजिन कीजिए, एक ऐसा अनजान अकाउंट जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं लगता हो सीधा इन लोगों को मैसेज करता है। ये जो मुकम्मल गुमनामी थी ना, यही इस पूरे खेल का सबसे डरावना हिस्सा थी। और जैसे ही किसी शिकार ने उस लिंक पर क्लिक करने की गलती की, एक बेहद भयानक सिलसिला शुरू हो गया। पहला कदम था वो क्लिक, दूसरा कदम उनका फोन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाना, और तीसरा और सबसे खौफनाक कदम था द मिडनाइट टास्क। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी जरा सा संभलने का या सोचने का एक मौका तक नहीं मिला। उस एक क्लिक के बाद शिकार अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। वो अब उस डिजिटल पपेटियर यानी कठपुतली नचाने वाले के हाथों की कठपुतली बन चुका था, जिसकी हर एक डोर उस रहस्यमयी हैकर की उंगलियों में थी। सोचिए, हैकर को क्या क्या कंट्रोल मिल गया था। कॉल रिकॉर्ड्स, पर्सनल चैट्स, प्राइवेट गैलरी की तस्वीरें, और सुनकर सच में होश उड़ जाते हैं, फोन के फ्रंट कैमरे का डायरेक्ट एक्सेस। यानी पीड़ित की पूरी जिंदगी अचानक से उस अनजान शख्स के सामने एक खुली किताब बन गई। हर वो राज जो कभी उस स्क्रीन से बाहर नहीं आना चाहिए था, अब किसी और की मुट्ठी में था। खैर, कहानी यहाँ एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ लेती है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि हैकर ने डेटा चुरा लिया और उसके बदले पैसों की मांग की, पर यहाँ ऐसा नहीं था। ये कोई आम ब्लैकमेलिंग नहीं थी, क्योंकि ये हैकर पैसे नहीं बल्कि उनकी आज्ञाकारिता मांग रहा था। वो ठीक आधे रात को एक टास्क भेजता था। अगर टास्क पूरा नहीं किया तो उनके सबसे गहरे और शर्मनाक पर्सनल सीक्रेट्स को पूरे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम करने की धमकी दी जाती थी। तो बेसिकली ये किसी पैसे का लालच नहीं था, बल्कि एक निहायती क्रूर साइकोलॉजिकल गेम था। और यही मनोवैज्ञानिक दबाव धीरे धीरे एक जानलेवा मोड़ लेने लगा। एक ऐसा फेटल एस्केलेशन जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शर्म और बदनामी के डर से लोग उस अनजान हैकर के इशारों पर नाचने को मजबूर थे। लेकिन अचानक से वो मिडनाइट टास्क सिर्फ शर्मनाक हरकतों तक सीमित नहीं रहे, वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाले निर्देशों में बदल गए। हैकर अब डर से कांपते हुए उन लोगों को खुद को शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहा था। ये अपने आप में ही कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर देने वाला सच है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ पता चलता है कि कैसे महज एक हफ्ते के अंदर हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए थे। पहले वो सीक्रेट लिंक्स भेजे गए, फिर शुरू हुई ब्लैकमेलिंग, उसके तुरंत बाद खुद को चोट पहुंचाने वाले टास्क असाइन किए गए। और इसका अंजाम क्या हुआ? शहर में 2 रहस्यमयी मौतें। शुरू में तो बिल्कुल यही लगा कि ये दोनों सुसाइड हैं, लेकिन असल में इनके पीछे उसी अदृश्य मास्टरमाइंड का काला हाथ था। अब शहर की पुलिस अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ये कोई आम आत्महत्या का मामला तो बिल्कुल नहीं है।
उन्हें किसी न किसी तरह उस शिकारी के पैटर्न को समझना था, ताकि इस गहरे अंधेरे में कोई तो रोशनी की किरण दिखे। और यही एंट्री होती है साइबर सेल के एक बेहद तेज तर्रार ऑफिसर इंस्पेक्टर कबीर की। कबीर कोई आम पुलिस वाले नहीं थे। वो इस डिजिटल दुनिया की गहराइयों और इनके काले सच को बहुत बखूबी समझते थे। उन्होंने आते ही बिना एक भी पल गवाए उन मृतकों के डिजिटल फुटप्रिंट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स का एक बहुत ही डीप डाइव एनालिसिस शुरू कर दिया। उनकी इस तहकीकात में एक ऐसी बात निकल कर आई जो वाकई में चौंकाने वाली थी। जब उन्होंने इन विक्टिम्स की जिंदगी को कंपेयर किया तो दो अलग चेहरे सामने आए। एक तरफ थी उनकी पब्लिक पर्सोना, जैसे कि वो सम्मानित बिजनेसमैन है या शरीफ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ छिपी हुई थी उनकी एक हिडन हिस्ट्री, एक निहायत ही काला सच। असल में ये सारे विक्टिम्स खुद साइबर बुली थे। वो फेक अकाउंट्स बनाकर लड़कियों को हैरास करते थे या इंटरनेट पर किसी न किसी का बुरी तरह से शोषण कर रहे थे। यानी हर पीड़ित का अपना एक बहुत ही डार्क और डिस्टर्ब करने वाला अतीत था। तो देखिए, यहाँ से एक नया और बिल्कुल अलग पहलू सामने आता है। एक ऐसा विजिलेंटे कॉम्प्लेक्स जिसे हम दी इंटरनेट जज कह सकते हैं। इंस्पेक्टर कबीर को एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि ये हैकर खुद को कोई आम अपराधी या मामूली साइबर ठग नहीं मानता था। वो खुद को इंटरनेट का जज समझ बैठा था। वो गलती करने वालों को सजा दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मास्टरमाइंड पास्ट में खुद किसी भयंकर साइबर बुलिंग या स्कैम का शिकार रह चुका हो और अब इंटरनेट के जरिए वो इस पूरे समाज से अपना बदला ले रहा था। इस खुलासे के बाद इन्वेस्टिगेशन एक हाई स्टेक्स कैट एंड माउस गेम में तब्दील हो गई। एक ऐसी रेस जो इंटरनेट के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों में खेली जानी थी। इंस्पेक्टर कबीर और उस साइबर हंटर के बीच डार्क वेब की उस भूल भुलैया में एक बेहद खतरनाक चेस शुरू हुई। कबीर हर उस छोटी बड़ी डिजिटल सुराग का पीछा कर रहे थे जो उन्हें उस गुमनाम चेहरे तक ले जा सके। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर गुजरता सेकंड क्रूशियल था और पुलिस उस शातिर हैकर के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई लग रही थी। लेकिन वो हैकर भी कम नहीं था। वो बेहद शातिर और निडर था। जैसे ही पुलिस ने हैकर को ट्रैक करना शुरू किया, उस हैकर ने डरने या भागने की बजाय उल्टा पलटवार किया और जानबूझकर सीधा पुलिस का मेन सर्वर ही क्रैश कर दिया। और सबसे डरावनी बात, अपना कनेक्शन पूरी तरह काटने से ठीक पहले उसने साइबर सेल के लिए अपना एक कॉलिंग कार्ड छोड़ दिया। क्रैश हुए पूरी तरह से काले पड़ चुके उस सर्वर की स्क्रीन पर बस आखिरी में एक ही लाइन चमक रही थी, तुम मुझे डिजिटल दुनिया में ढूंढ रहे हो जबकि मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। एक पल के लिए ठहरिए और इस बारे में सोचिए। वो शिकारी किसी दूसरे देश में बैठा कोई अनजान चेहरा नहीं था। वो फिजिकली उन्हीं के आसपास मौजूद था। ये एक ऐसी लाइन है जो हमारे डर को स्क्रीन से बाहर निकालकर असल जिंदगी में खड़ा कर देती है। तो आखिरी सवाल ये उठता है, क्या असली खतरा सिर्फ उन डिजिटल कोड्स में और इन स्क्रीन्स के पीछे छिपा है, या फिर हमारे बिल्कुल बगल में उन्हीं परछाइयों में जो हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होती हैं? ये विश्लेषण सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल वल्नरेबिलिटी का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किससे कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता।